Welcome to Competition Guru Chandigarh. My name is Smitansha. I am your UGC NET Sociology educator. आज मैं आपको UGC NET सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में बताने वाली हूँ। सिलेबस को डिस्कस करने से पहले हम एग्जाम पैटर्न्स को जान लेंगे। एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, कौन कौन से पेपर आते हैं आपको यूजीसी में, कितने मार्क्स के होते हैं, क्या ड्यूरेशन होता है, ओके। एंड देन फिर हम अपने सिलेबस के बारे में जानेंगे, कौन कौन से आपके सिलेबस का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी जो कि आप बोल सकते हो कि ये मेरा सेंट्रल या फोकस पॉइंट है, ठीक है। आफ्टर दिस सिलेबस मैं आपसे कुछ एमसीक्यूज टाइप डिस्कस करूंगी, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और आपको कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूजीसी में आपको अगर यूजीसी नेट के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो हमें दो पेपर मिलते हैं यहाँ पे। एक पेपर होता है आपका कॉमन जनरल पेपर, ठीक है, जिसको आप पेपर 1 बोलते हो, जो कि कॉमन है सभी के लिए, जो कि सभी यानी जो मास्टर्स करते हैं जिन सब्जेक्ट्स में, लाइक कि कोई सोशियोलॉजी है, कोई हिस्ट्री है, कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, सो दिस काइंड ऑफ फील्ड से जो है वो क्या कर सकते हैं, ये पेपर तो सबके लिए कॉमन ही रहेगा। CSIR नेट वाले स्टूडेंट्स को अगर देखें, उनका सब्जेक्टिव पेपर डिफरेंट होता है, ठीक है। पेपर 2 जो है वो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। सपोज कि किसी ने मास्टर्स जिस सब्जेक्ट में की है, MA, आपका जो डोमेन सब्जेक्ट था, किसी का हिंदी है, किसी का इंग्लिश है, किसी का सोशियोलॉजी है, सो वो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो यूजीसी कितने पेपर कंडक्ट कराता है? 2 पेपर। फर्स्ट पेपर इज योर कॉमन पेपर, सभी के लिए कॉमन होता है। सेकंड पेपर आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट का पेपर होगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके पेपर 1 में होते हैं। कितने मार्क्स के आते हैं? 2 मार्क्स ईच। सो कितने हो गए? 100 मार्क्स का पेपर होता है, ओके। पेपर 2 आपका 100 क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स का हो गया आपका एक क्वेश्चन, तो कितने मार्क्स बने यहाँ से? 200। तो कितने मार्क्स का आपका पेपर होगा? 300 मार्क्स का, ठीक है। 300 मार्क्स का पेपर होता है, 150 आपको क्वेश्चंस आते हैं। इतना समझ में आ गया? यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन या तो आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता, आप छोड़ के आओगे, या फिर आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो आपके सीधे 2 मार्क्स क्या हो जाएंगे? डिडक्ट हो जाएंगे, ओके। और ड्यूरेशन क्या है? 3 आवर्स का। 300 यानी 3 मार्क्स, फिर 150 क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स मिले? कितने मार्क्स के हो गए 150 क्वेश्चन? 300 मार्क्स के। कितना ड्यूरेशन हो गया? 3 आवर्स का, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती यहाँ पे। देयर इज अ नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम। पेपर 1 200 मार्क्स का एंड पेपर 1 100 मार्क्स का। इतना क्लियर है? ओके। चलो अब सिलेबस को डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू है, मोस्टली स्टूडेंट्स को ओवरव्यू पता है। बेसिक जो चीजें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। अब हमने सिलेबस को डिस्कस करना है। मैं आपको सोशियोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ, तो आज हम बात करेंगे अपने पेपर 2 स्पेसिफिक जो है आपका सोशियोलॉजी, ओके। तो चलो यूनिट 1 से शुरू करते हैं। सिलेबस में आपको यूनिट 1 दी है सोशियोलॉजिकल थ्योरी, ठीक है। सोशियोलॉजिकल थ्योरी के अंदर आपके 20 थिंकर्स जो हैं वो हैं वेस्टर्न, ओके, एंड 6 थिंकर्स जो हैं वो है इंडियन थिंकर, ठीक है। टोटल कितने थिंकर्स हो गए? टोटल हो गए 26 थिंकर्स, ठीक है। सो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, जिसमें आपके 3 थिंकर आते हैं, इमानुएल डर्कहाइम, मैक्स वेबर एंड कार्ल मार्क्स। ये तीनों थिंकर आपको पेपर में मोस्टली मिलते हैं, और आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर आपने इनको पढ़ लिया ना, तो आपका एग्जाम आधे से ज्यादा पेपर जो है थिंकर्स पे बेस्ड होता है। अगर आपने थिंकर्स को अच्छी तरीके से कवर कर लिया तो आपका एग्जाम के क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका जो स्पेसिफिक पेपर है पेपर 2, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे,
ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे आपके फर्स्ट यूनिट में जो थिंकर दिए हैं वो है इमानुएल डर्कहाइम, मैक्स वेबर एंड कार्ल मार्क्स। ओके, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं। ये प्रोफाउंडर्स हैं, यानी कि सोशियोलॉजी को कंट्रीब्यूशन है, एक बोलते हैं ना, एक कंट्रीब्यूशन दिया सोशियोलॉजी को इन्होंने। सो ये तीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने स्किप नहीं करने। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म। अगर आप थिंकर्स को देख रहे हो कि ये 5 थिंकर्स और 6 थिंकर्स हर एक यूनिट के अंदर आपको आ रहे हैं, तो इसके लिए जो थिंकर जिस कैटेगरी में आते हैं उसको भी पढ़ना जरूरी होता है। लाइक कि आपको कैसे पता लगेगा कि ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की स्ट्रक्चर से रिलेटेड है या स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म से रिलेटेड है या स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो हेडिंग्स हैं स्ट्रक्चर, फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरिज्म, इसको भी कवर करना जरूरी है। जब मैं आपको थिंकर्स पढ़ाऊंगी, मेरे हर एक थिंकर्स में आपको क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर के बारे में पता लग जाएगा, उनकी लाइफ स्केच के बारे में पता लग जाएगा, जिससे आप ये क्लियर कर, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये जो फंक्शनलिज्म की थ्योरी है, लाइक कि ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की है, इन्होंने फील्ड वर्क किया था, ट्रोबियन आइलैंड पे किया है या अंडमान आइलैंड पे किया है, और या ये कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, इनकी मेथोडोलॉजी क्या थी, इनके ईयर, कौन से ईयर में इन्होंने कौन से थीसिस लिखे, पीएचडी में इनके गाइड कौन थे। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं आपके बुक्स पे। ये थिंकर है, ये लाइक कि आपको ये 5 थिंकर्स दे दिए, उनकी बुक्स दे देंगे, क्या दे देंगे, बुक्स, एंड देते हैं पब्लिकेशन, बुक्स एंड बुक्स का क्या देते हैं, ऑथर। अगर जिन्होंने पीवाईक्यूज देखे हैं, पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जो पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं या उनको अच्छी तरीके से पता होगा पीवाईक्यूज किसे कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, वो आपको एग्जाम्स का पैटर्न बताते हैं, वहां पे मोस्टली क्वेश्चंस थिंकर्स पे आते हैं, एंड थिंकर्स पे क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, बुक्स एंड ऑथर्स पूछते हैं। ठीक है, अब हमारे इंस्टीट्यूट के नोट्स में ये आपको ये चीज मिल जाएगी कि हर एक थिंकर की अपना लाइफ स्केच होता है, तो उसने अपने लाइफ पीरियड में क्या क्या किया, कौन कौन सी बुक पब्लिश की, कहाँ से पीएचडी की, कौन सी मेथोडोलॉजी को फॉलो किया। ठीक है, लाइक कि कुछ प्रीवियस ईयर 2018 एंड 19 के पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस भी आए कि कौन सी मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं इमानुएल डर्कहाइम और मैक्स वेबर, लाइक कि वो इंटरप्रिटेटिव थे या फंक्शनलिस्ट थे। तो जब तक आप इन चीजों को नहीं पढ़ोगे ना, आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये थिंकर्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म में आपके 5 थिंकर गिवन है, ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन एंड टैलकेट पार्सन, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। ठीक है, ये हटा दो। नेक्स्ट देखो हर्मेन्यूटिक्स एंड इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशन। ठीक है, ये यूनिट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाबा मैं आपको कह रही हूं कि सिर्फ डायरेक्ट आपने थिंकर्स पे नहीं जाना। अगर आपको ये 6 थिंकर्स गिवन है, उससे पहले आपको ये डेफिनेशंस भी देखनी है। हर्मेन्यूटिक्स क्या होता है, इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशन क्या होता है, कौन से थिंकर कौन सी कैटेगरीज में आते हैं। हम हर्मेन्यूटिक्स एंड इंटरप्रिटेटिव में इन 6 थिंकर्स को पढ़ रहे हैं। सो जीएच मीट कौन से बैकग्राउंड से है, वो हर्मेन्यूटिक्स है या वो इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशन से आते हैं। ठीक है, सो हम किन किन को पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर, जीएच मीट, कार्ल मannheim, अल्फ्रेड शूज, हेरोल्ड गार्फिंकल, इरविंग गॉफमैन एंड क्लिफोर्ड गिट्स। ये आपके कितने थिंकर हो गए, 6। पिछली जो हमने यहाँ पे देखा आपकी इस यहाँ 3 थिंकर्स थे, यहाँ कितने थिंकर हैं, 4 थिंकर है, ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, टैलकेट पार्सन, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट देखो पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म। यहाँ पे आपके जो थिंकर हैं वो है 6, एडवर्ड साइड, पियरे बॉर्डियो, मिशेल फुको, यूर्गन हैबरमास, एंथनी गिडिंस एंड मैनुअल कैजल। तो कितने थिंकर हो गए, 6। यूनिट 1 में आपका 5th सेक्शन है इंडियन थिंकर्स का, जिसमें हम पढ़ते हैं एम के गांधी, बी आर अम्बेडकर एंड राधा कमल मुखर्जी। ये 3 थिंकर्स जो हैं, इनकी थ्योरी जो है ये लीस्ट बेस पे आती है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत कम क्वेश्चंस बने थे। आप PYQs देख लो, जितने भी नेट एस्पायरेंट्स हैं या जिन्होंने एग्जाम्स दे चुके हैं उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि ये जो फर्स्ट 3 थिंकर्स है ना, यहाँ से कम क्वेश्चंस बनते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस इन 3 थिंकर्स पे बनते हैं। तो ये आपके इंडियन थिंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे GS घुरे, MN श्रीनिवासन, निरावती कर्वे। GS घुरे को हम फादर ऑफ इंडियन थिंकर का मानते हैं, फादर ऑफ इंडोलॉजी, जो कि इंडोलॉजी लेके आए, इंडियन पर्सपेक्टिव को इन्होंने फॉलो किया। ठीक है, कितने थिंकर्स है यहाँ? 5 थिंकर है, नहीं 6 ही है। हाँ, यहाँ एक थिंकर्स और होंगे, मर्टन आएंगे यहाँ पे। ठीक है, आप टैलकेट पार्सन की जगह यहाँ पे लिख लो रॉबर्ट। चलो मैं नीचे गिवन कर देती हूँ आपको। रॉबर्ट किंग मर्टन। तो आई होप अब क्लियर हो गया। ठीक है, हो गए टोटल 5, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब हो गए आपके 26 थिंकर। ठीक है, चलो अब यूनिट 2 पे चलते हैं। यूनिट 2 का नाम है रिसर्च मेथडोलॉजी एंड मेथड्स। ये वो यूनिट है जो आपके पेपर 1 का भी पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो कंफ्यूज नहीं होना, डबल डबल प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो मेथड्स, जो रिसर्च डिजाइन है, फॉर्मुलेटिंग रिसर्च डिजाइन, सैम्पलिंग है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, केस स्टडी मेथड है, ये सारी चीजें आपके पेपर 1 का भी हिस्सा है। सो कुछ चीजों आप ऐसे स्ट्रेटेजी फॉलो करो जो आपके पेपर 1 में ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो आप वहां पे प्रिपरेशन कर लो। वहां नहीं कर सकते तो पेपर 2 में कर लो। बट यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे दिया है आपको कॉन्सेप्चुअलाइजिंग सोशल रियलिटी। सो ये चीज आपकी थ्योरी पार्ट है। ठीक है, बच्चे कहते हैं थ्योरी पार्ट है, इसमें से क्या ही क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो यहाँ पे आता है हार्मेन्यूटिक्स ट्रेडिशन, जो आपके यूनिट 1 में आया। ऑब्जेक्टिविटी, बच्चे पूछते क्या होता है मैम, रिफ्लेक्सिविटी का क्या रोल है सोशल साइंस में, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स क्या होता है। अगर ये रिसर्च के ये क्या होते हैं, सबसे मेन कॉन्सेप्ट हैं, इस पे बच्चे ध्यान नहीं देते। ठीक है, सो ये पार्ट आपने सोशियोलॉजी में पढ़ना है, ये सोशियोलॉजी का पार्ट है। पेपर 1 का क्या पार्ट है, फॉर्मुलेटिंग रिसर्च डिजाइन। फॉर्मुलेट करो रिसर्च डिजाइन को, उसके लिए क्या जरूरी है, रीडिंग सोशल साइंस रिसर्च, डाटा एंड डॉक्यूमेंट्स क्या है, इंडक्शन डिडक्शन मेथड क्या होता है, ठीक है, फैक्ट कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी, हाइपोथेसिस कैसे क्रिएट करते हैं, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, इस पे क्वेश्चंस आता है हमेशा। रिसर्च क्वेश्चंस क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और रिसर्च डिजाइन को बनाया कैसे जाता है। इंडक्शन डिडक्शन पे हर साल, हर अब चाहे आप जून का अटेम्प्ट दो, चाहे आप दिसंबर का दो, हर हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड, जिसमें आता है आपका फर्स्ट नंबर पे एथनोग्राफी, सर्वे मेथड, हिस्टोरिकल मेथड एंड कंपैरेटिव मेथड। सो ये चीजें आपके पेपर 1 में भी है। कंपैरेटिव मेथड क्या होता है, ठीक है, और आपको पेपर 2 में भी है। कंपैरेटिव मेथड किसने यूज किया था, अगर हम वेबर देखें तो क्या उन्होंने नहीं किया कंपैरेटिव मेथड, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किया ना उन्होंने, दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट, तो कंपैरेटिव मेथड का यूज किया था उन्होंने। तो अगर ये मेथड्स पढ़ लोगे, थिंकर्स के मेथड्स भी क्लियर हो जाएंगे कि एथनोग्राफी क्या होता है, सर्वे मेथड किसने किया, समझ रहे हो। सो अब आता है टेक्निक्स। टेक्निक्स क्या होती हैं रिसर्च की, सैम्पलिंग, क्वेश्चनायर, स्केड्यूल, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड केस स्टडी, इंटरप्रिटेशन, डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में भी पॉइंट्स पूछते हैं, पहला कौन सा है, तीसरा कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना, ये इजीएस्ट फास्ट है पार्ट है, बट इसमें टफेस्ट पार्ट है जहां बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाते, वो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, अगर कोई मैथ्स बैकग्राउंड से है या जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट है, रीजनिंग उनको बहुत अच्छी लगती है, स्टैटिस्टिकल को वो इजीली कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट आर्ट्स बैकग्राउंड से है, मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो ये पोर्शन स्किप भी कर सकता है, बट उसकी जगह आपको एक ऐसी यूनिट प्रिपेयर करनी पड़ेगी कि अगर रिसर्च में आपको डाउट है, आपकी रिसर्च अच्छी नहीं है,
ठीक है। देखो रिसर्च बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों को ही कवर करती है, तो आपको 100% देना पड़ेगा उसमें। बट अगर स्टैटिस्टिकल नहीं आ रहा तो आप वो 5 मार्क्स या 5 क्वेश्चन सॉरी या 10 मार्क्स आप किसी और यूनिट के उस कॉन्सेप्ट पे लगा लो जो आपकी ज्यादा क्वेश्चंस की आ रही है, यानी थिंकर्स अपने स्ट्रॉन्ग कर लो। ओके, अब आपकी आती है 3rd नंबर पे जो इंपॉर्टेंट यूनिट है, वो है सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। क्या होते हैं सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स? अगर मैं पूछूं कि आपके अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी क्या है ना, आप मुझे सोशियोलॉजी की डेफिनेशन दो, या आप मुझे कोई रीजन बताओ कि मुझे सोशियोलॉजी क्यों पढ़ना है। तो एज अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट या कोई स्कॉलर है वो सोसाइटी को जानना चाहता है, तो वो सबसे पहले क्या बताएगा? सोसाइटी के स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा, या फिर वो किसी कल्चर के बारे में बात करेगा कि लाइक कि इंडिया का कल्चर क्या है ना, और अदर कंट्रीज में कैसे रिलीजन को फॉलो किया जाता है, कौन से उनके ऑक्यूपेशंस हैं, कौन से ओकेजन्स पे वो साथ में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो ये होता है कल्चर। सो कल्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूनिट में डाले हैं ना ये एनटीए ने। ओके, सो फर्स्ट 3 यूनिट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, जिसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, या आप ये देखो +1 +2 ग्रेजुएशन के 3 इयर्स एंड एमए, इन चीजों इन इतने स्टैंडर्ड्स में आपने ये बेसिक्स पढ़े हैं। तो अब ये मत कहना कि आपको बेसिक्स ही नहीं आते। अगर बेसिक्स ही नहीं आते तो आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट कैसे हो फिर? ठीक है, तो एज अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट आपको ये चीजें आनी चाहिए, लेकिन नेटवर्क थ्योरी क्या होती है, स्टेटस एंड रोल क्या है, आइडेंटिटी, कम्युनिटी, डायस्पोरा, वैल्यू नॉर्म्स एंड रूल्स क्या होते हैं, पर्सनहुड, हैबिटस एंड एजेंसी, ये आपके पियरे बॉर्डियो जो है आपके थिंकर्स में आते हैं। ठीक है, थिंकर्स में गिवन है। अगर आप वहां कर लेते हो थिंकर्स को कवर तो ये पार्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर आप ये पढ़ रहे हो, थिंकर्स तो देखो आपको करने ही करने हैं, तो ये चीज वहां पे कवर हो जाएगी। ब्यूरोक्रेसी, पावर एंड अथॉरिटी, तो ब्यूरोक्रेसी, पावर एंड अथॉरिटी भी आपके मैक्स वेबर का हिस्सा है ना। उन्होंने इस चीजों के बारे में बात की है ना कि कौन सी चीजें सोसाइटी में पावर को बताती हैं, कौन सा अथॉरिटी को बताती है, पावर एंड अथॉरिटी होता क्या है। ठीक है, क्लास, स्टेटस एंड पावर के अकॉर्डिंग उन्होंने ये चीज बताई ना, क्लासिफिकेशन किया जब सोसाइटी का, एंड ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी उन्होंने बताया। ठीक है, तो अगर ब्यूरोक्रेसी ये दोनों चीजें थिंकर पे गिवन है, तो मैंने अभी बता दी थिंकर्स पे बेस्ड है। अगर आप ये वहां कर लेते हो तो आपका ये हाँ टाइम कवर होगा। मैं आपको स्मार्ट वर्क बता रही हूँ, कैसे अपना सिलेबस आपने फॉलो करना है, कैसे स्मार्ट वर्क करना है। सेकेंड है सोशल इंस्टीट्यूशन। ओके, सो यहाँ पे आता है मैरिज, फैमिली एंड किनशिप। अगर मैं मैरिज, फैमिली एंड किनशिप की बात करूं तो वही आपकी यूनिट 8 है। यूनिट 8 भी यही है ना आपकी, फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। अगर आप यहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो यूनिट 8 आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। आप उस जगह अपना टाइम क्या कर सकते हो, एमसीक्यूज को दे सकते हो, या पेपर 1 में जो चीज वीक है आप वो टाइम वहां पे लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको कनेक्टेड पार्ट बता रही हूँ, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ध्यान देने वाली है। मैरिज, फैमिली एंड किनशिप में मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं ना। लॉज कौन से हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया था जो, ठीक है, अधिनियम एक्ट, दहेज प्रथा अधिनियम एक्ट आता है ना, दहेज कानून अधिनियम कब पारित हुआ, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये फोकस पॉइंट है आपका। एजुकेशन में एजुकेशन लॉज आ जाएंगे, लॉ एंड कस्टम्स क्या है, रिलीजन क्या है, पॉलिटी में कौन से चेंजेस आ रहे हैं, पॉलिटी आपका पेपर 1 में भी है ना। तो ये चीजें वहां इकोनॉमी में इस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। इकोनॉमी एंड सोसाइटी आपकी यूनिट 6 है ना, वहां से क्वेश्चन आएंगे, वो भी मैं डिस्कस करूंगी। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कैसे सोसाइटी है वो स्ट्रेटा में डिवाइडेड है, लाइक कि सोशल डिफरेंसेस, हिरार्की, इनइक्वालिटी, मार्जिनलाइजेशन, कास्ट एंड क्लास क्या होती है, जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड डिसेबिलिटी क्या होती है, जो कि अभी मैंने आपको बताई यूनिट 8 में भी है। वही चीजें सेम रिपीट हो रही हैं आपके सिलेबस में, वही है ना, बच्चे पढ़ते ही नहीं, यहाँ लाइटली पढ़ ली तो यूनिट 8 में फिर दोबारा से मेहनत करोगे, तो वो सारी चीजें आप एक ही जगह पढ़ लोगे तो यूनिट 8 का उतना टाइम बच रहा है ना आपका, समझ रहे हो।
सो ये चीजें आपकी यूनिट 8 में भी हैं। देखो जेंडर में आपका क्या है, इनइक्वालिटी पे बात करते हैं, तो एक है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म पे मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं लाइक कि फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव। इनके फर्स्ट वेव, सेकंड वेव एंड थर्ड वेव ये आई, तो इसके प्रोपाउंडर्स कौन से थे, यानी प्रोपाउंडर्स कौन से थे, किसने ये कॉन्सेप्ट दिया, इस वेव का मेन एजेंडा क्या था, एम क्या था, क्यों बनाया गया, किसके हक की बात करते हैं ये, ठीक है, यानी कि वुमेन की बात करते हैं, मैन इक्वलिटी की बात करती हैं, ठीक है। फेमिनिस्ट में थर्ड वेव, सेकंड वेव में या थर्ड वेव है। सो आपने ये भी सुना होगा रेडिकल, रेडिकल फेमिनिज्म, है ना, लिबरल है, सोशलिस्ट है, है ना, ये सारे फेमिनिज्म। चलो यूनिट 3 की फोर्थ पार्ट है सोशल चेंज एंड प्रोसेस। तो सोशल चेंज एंड प्रोसेस क्या होता है, सोशल चेंज एंड प्रोसेस में हम बात करते हैं कि जो सोसाइटी हमने बनाई, लाइक कि ये प्रिमिटिव थी, प्रिमिटिव से मैं आज मॉडर्न कैसे बनी, ठीक है। तो सोशल चेंज क्या आया, कैसे ये सोसाइटी से मैं यहाँ पे आई, और उस अगर मैं इस सोसाइटी से यहाँ आई, ठीक है, तो क्या ऐसे चेंजेस थे, कौन सा ऐसा पैटर्न था, कैसे इवॉल्व हुए हम इस सोसाइटी से इसकी तरफ, तो वो सारा पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। सोशल मोबिलिटी क्या होती है, कैसे, सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है एक हिरार्की, मैं यहाँ पे थी, ये सोसाइटी का स्ट्रेटा, सीढ़ियां हैं हमारे सोसाइटी में अपलिफ्ट होने की, यहाँ से मैं ये को यहाँ जाना है, या कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है वो नीचे की तरफ कैसे आता है, ठीक है, उसे उसे बोलते हैं सोशल मोबिलिटी। हम कैसे उसे रैंकिंग देते हैं सोसाइटी में। अब देखो यूनिट 4 है आपकी रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी थी, कैसे हम ग्रामीण से शहरों की तरफ आए, तो वो अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आए, गांव में कुछ कमियां रह गई थी कि हमें शहरों की तरफ आना पड़ा, और अगर हम शहरों में आए तो फिर अब क्या हो रहा है हमारे साथ या लोगों के साथ, ठीक है। तो वो हम इसमें पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट में रूरल के बारे में। तो रूरल एंड पेजेंट सोसाइटी वो सोसाइटी है जहां पे हम पढ़ते हैं कि सोसाइटी में कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो थी, वहां पे खेती जो करते थे लोग, ठीक है, जमीनों पे खेती करते थे, कौन सी व्यवस्था लागू थी, महलवाड़ी, रेतवाड़ी, है ना, ये हम सिस्टम्स पढ़ते हैं अपने लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड। सो सबसे पहले हमने पढ़ने कास्ट ट्राइब सेटलमेंट, कैसे कास्ट और ट्राइब का सेटलमेंट किया गया था। सेकंड है एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर एंड इमर्जेंट क्लास रिलेशंस। सो जो एग्रेरियन यानी जो गांव है, ग्रामीण इलाके हैं, वहां पे समाज की जो संरचना है, बनावट है, वो कैसी थी, एंड इमर्जेंट क्लास रिलेशन, और कैसे उस संरचना के हो, इस स्ट्रक्चर जो बिल्ड किया हमने गांव में, वहां पे कैसे रिलेशंस बिल्ड हो रहे हैं, किसके, किसान के, किसान के किसके साथ, जो लैंड, जो जमीन का ओनर है उसका, उस जमींदार जिन्हें बोलते हैं उनका, ठीक है। सो फिर वहां से कॉन्सेप्ट आया लैंड ओनरशिप का एंड एग्रेरियन रिलेशंस का। यहाँ हम पढ़ते हैं महलवाड़ी सिस्टम, जो भी मैंने बताया, जो ब्रिटिशर्स के टाइम चल रहा था, ठीक है, कितने परसेंट हम ब्रिटिशर्स को देते थे, जिसमें हम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, टैक्स रेवेन्यू, ओके। फिर कैसे डिक्लाइन होने लगा एग्रेरियन इकोनॉमी, और फिर वहां से डिक्लाइन होने के बाद जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो शहरों की तरफ आने लगे अपनी लैंड्स को सेल आउट करके। सो डीपेसेंटाइजेशन शुरू हुआ, लोग माइग्रेट होने लग गए। फिर उनके उसके लिए कि लोग माइग्रेट ना करें, अपने गांव को, विलेजेस को छोड़ के ना जाएं, तो मूवमेंट चलाया गया किसानों की तरफ से, जिसमें पेजेंट्स मूवमेंट, चंपारण जो नील का विद्रोह है ना, इस टाइप के, संथाल विद्रोह जो कि ट्राइबल के लिए चला, तो ट्राइबल्स एंड किसानों के हक के लिए जो आंदोलन चलाए गए, वो इस सिलेबस का पार्ट है, वो हमने पढ़ना है।
फिर आता है इंटर कम्युनिटी रिलेशंस एंड वायलेंस, कैसे कम्युनिटी जो बनी आंदोलन के बाद, उसमें कैसे दोबारा से वो क्या होने लगी, वायलेंट होने लगी। ये तो था आपका रूरल पार्ट। अर्बन पार्ट ये है, यहाँ पे हमने पढ़ना है अर्बनिज्म, अर्बेनिटी एंड अर्बनाइजेशन। इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है यूजीसी में, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे इस पे सेंसस, करंट पार्ट है, ठीक है। तो सेंसस यानी जनगणना, उसको पढ़ना है। आप किसकी हेल्प ले सकते हो, गूगल की। और किसकी ले सकते हो, मैं आपकी सोशियोलॉजी टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप मेरी हेल्प भी ले सकते हो, है ना। सो यहाँ पे मैं आपको सेंसस से रिलेटेड सारा डाटा प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। उस पर एक लेक्चर बनाएंगे हम, ताकि आपको और कहीं नहीं जाना पड़े, इसी चैनल पे आपको सीरियल वाइज सेंसस के अकॉर्डिंग आप जो भी चेंजेस हुए, कितनी पॉपुलेशन है मेल एंड फीमेल की, कितनी लिटरेसी है, कितनी लिटरेसी है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। और 2019 में तो इसमें पैराग्राफ भी आया था, आपको 2 पैराग्राफ्स आते हैं ना, जिसमें से क्वेश्चन फाइंड आउट करना होता है, वो सेंसस के ऊपर भी आते हैं, जिसमें आपको कैलकुलेशन भी करनी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो फिक्स्ड है, बट हाँ जो आपकी यूनिट 10 है, इनमें से कोई भी एक पैसेज आ जाएगा, चाहे थिंकर्स पे बेस्ड हो, चाहे आपके नॉन थिंकर्स पे हो या अदर टॉपिक्स हो, ठीक है। सो टाउन, सिटीज एंड मेगा सिटीज में कितनी पॉपुलेशन है, ये आपका पेपर 1 में भी तो है, वहां भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। मिडिल क्लास, गेटेड कम्युनिटी पे क्वेश्चन आता है, स्लम्स एरिया, नेबरहुड, बिजनेस, इंडस्ट्रीज एंड अर्बन मूवमेंट कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 5, जो जिसका नेम है स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट। सो स्टेट पॉलिटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, ट्राइब, नेशन, स्टेट एंड बॉर्डर। पहले तो इन कॉन्सेप्ट्स को जानना है, ये होते क्या है, इनकी डेफिनेशंस, ठीक है। क्योंकि देखो जो आपकी यूनिट पार्ट है ना, हमें डिफाइन करना है उसको, कि मुझे क्या है, पहले तो ये थ्योरी पार्ट है और थोड़ा प्रैक्टिकल भी है, यानी पर्सन को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको लर्न करनी पड़ेंगी। क्योंकि इसमें देखो पॉलिसीज है ना, पॉलिसीज जो बना दी गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट पॉलिसीज बना दी, वो तो आपको एज इट इज लर्न करनी है। ब्यूरोक्रेसी वेबर में हो जाएगा, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट में पॉलिसीज आती हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड, ठीक है। इन पॉलिसीज को कवर करना है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पे पढ़ते हैं हम पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज पे क्वेश्चन आता है, किसके बारे में पूछते हैं, बलवंत राय एंड अशोक मेहता। बलवंत राय मेहता कमेटी एंड अशोक मेहता कमेटी। एंड इसमें क्या पूछते हैं कि ये 2 टायर थी या 3 टायर थी, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे। ब्लॉक कमेटी बनाई थी, जिला स्तर पे कौन सी बनाई थी। एंड रोल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं, ILO, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, UNO है, यूनिसेफ है, WHO है। ये सारे आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनका क्या रोल रहा हम सोसाइटी में, ऑल ओवर कंट्री में, हमारे इंडिया में इनका क्या रोल है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है सोशल मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट। जितने भी सोशल मूवमेंट्स हैं, लाइक कि वो एथनिसिटी पे बेस्ड हैं या कास्ट बेस्ड है, आइडियोलॉजी, जेंडर, डिसेबिलिटी, रिलीजन एंड रीजन, वो हम यहाँ कवर करते हैं, जिसमें आपके ट्राइब्स भी आएंगे, ठीक है। एथनिसिटी पे बेस्ड है तो ट्राइब्स ऑब्वियस आएंगे ही आएंगे, 100% है कि ट्राइब्स पे क्वेश्चन आएगा ही आपको, चाहे वो रिलीजन एस्पेक्ट से पूछें, चाहे वो आपसे कास्ट बेस्ड पे पूछें, उनके सेटलमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको हमेशा आता है। जेंडर डिसेबिलिटी पे एक्ट मूवमेंट जो चलाए गए, फेमिनिज्म आप जेंडर से कनेक्ट कर सकते हो, रेडिकल फेमिनिज्म क्या होता है, या लिबरल सोशलिस्ट फेमिनिज्म क्यों चलाया गया, उसको कौन देख रहा था, कौन उसके प्रोपाउंडर हैं, तो मैच मेकिंग आ जाती है। रेडिकल के प्रोपाउंडर क्या है, क्या क्या एम था उस मूवमेंट को चलाने का, उसका मेन हर एक एजेंडा होता है ना हर एक मूवमेंट को चलाने का,
वो आपने देखना है, कौन एक्टिविस्ट थे, कौन लीड कर रहे थे, एनजीओ क्या है, एनजीओ का क्या रोल होता है, जैसे आशा वर्कर्स हैं, ठीक है, आशा वर्कर्स का क्या रोल है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, उनकी हेल्थ से रिलेटेड जो ग्रामीण एरिया है, जो रूरल एरियाज हैं, वहां पे आशा वर्कर्स क्या रोल प्ले करती हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी किसके अंडर आती है, जिसमें एनएचएम, एनएचआरएम, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। ओके, सो यूनिट 5 आई होप समझ आई होगी कौन कौन से हमारे फोकस पॉइंट हैं, जो चीज पढ़नी है, थ्योरी पार्ट को छोड़ना है जिसपे क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। फिर देखो यूनिट 6 है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अर्थव्यवस्था एवं समाज। सो यूनिट 6 में आप इकोनॉमी से रिलेटेड है आपकी, तो ऑब्वियस है यहाँ कैपिटल, लेबर एंड मार्केट की बात होगी, ठीक है। कैसे चीजों का एक्सचेंज होता है, गिफ्ट जो है वो मार्शल मॉस की थ्योरी है, एक्सचेंज क्या है, पुलारिंग। यहाँ पे हम इस चीज को पढ़ते हैं, जो आप ऑब्वियस मेलनोस्की हमारे थिंकर हैं, वहां भी ये चीज कवर हो रही है। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी कितने टाइप्स की होती है, टेंजिबल होती है, इंटेंजिबल होती है, ठीक है। और प्रॉपर्टी में रिलेशंस कैसे हैं वर्कर्स के साथ, कैपिटलिस्ट के साथ। स्टेट एंड मार्केट में वेलफेयरिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म आता है, जहां पे हम सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी को भी पढ़ेंगे। मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, अगर किसी को रोस्टो का है मॉडल है, ठीक है, कैल्डोर का मॉडल है, मॉडल ऑफ इकोनॉमी में बता रही हूं मैं, रॉबिन्सन है, जॉन रॉबिन्सन, और अदर मॉडल हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है, वो आपने करना है। पॉवर्टी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, एक्सक्लूजन क्या है, एक्सक्लूजन में हम आदिवासी एंड ट्राइब्स को पढ़ते हैं। डिजिटल इकोनॉमी, ये आपका करंट एरिया है, मतलब करंट अफेयर्स का पार्ट है, डिजिटल इकोनॉमी एंड ई कॉमर्स। तो ये आप गूगल की हेल्प ले सकते हो, या फिर जितनी स्कीम्स पेपर 1 में आपको पढ़ाई जाएंगी वहां से भी आपको हिंट मिल जाएगी कैसे करना है। टूरिज्म एंड कंजप्शन, टूरिज्म में आपने टूरिज्म प्लेसेस के बारे में आपको लिस्ट तैयार कर लो, जिसमें पर्टिकुलर प्लेस है, वहां पे कौन सा रिलीजन फॉलो होता है, कल्चर क्या है। तो टूरिज्म का ये नहीं सिर्फ वैष्णो देवी है, या फिर आप कहीं मॉरिशियस है, बस वहां की हिस्ट्री, आपने कल्चर के एस्पेक्ट से देखने क्या चीज वहां फेमस है, जो कि सोशियोलॉजिस्ट की पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यूनिट 7 है आपकी इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, ठीक है। सो इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी में हम क्या फॉलो करते हैं, देखो देखो इन्वायरमेंट इन सोसाइटी जो है वो आपके पेपर 1 में भी है, यूनिट 7 आपके पेपर 1 में भी है। सो सोशल पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे सोशियोलॉजी का पार्ट है, तो वो हमें सोशियोलॉजी में ही करना है। तो पेपर 1 की जो चीजें हैं पहले तो आइडेंटिफाई करो क्या पेपर 1 में है ना। सोशल एंड कल्चरल इकोलॉजी ये हमारा पेपर 1 का पार्ट है, बट यहाँ पे सोशल एस्पेक्ट है तो इसलिए सोशियोलॉजी में पढ़ना है। ओके, फिर है आपको एथनोमेडिसिन, होम्योपैथी है, यूनानी है, इंडिजीनियस नॉलेज जो कि हमारे को सोशियोलॉजी में ही करनी है। आदिवासी एंड एक्सक्लूजन ये सोशियोलॉजी का पार्ट है। ओके, सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, ये चीज हमने इसमें करनी है सोशियोलॉजी के अंदर। बाकी जो पार्ट है आपका बायोडाइवर्सिटी, पब्लिक हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, ये लास्ट के 3 जो चीजें हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, ये सारी चीजें आपके पेपर में पूछी ही जाती हैं, रिपीटेडली है, चाहे वो पेपर 1 में पूछ ले चाहे वो पेपर 2 में पूछ ले। ओके, सो यूनिट 8 अभी मैंने यूनिट 3 में भी बताया आपको कि वहां भी है फैमिली मैरिज एंड किनशिप, और यूनिट 8 में भी कवर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट पे दिया है थ्योरेटिकल अप्रोचेस, जिसमें है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट एंड अलायंस थ्योरी एंड कल्चरल थ्योरी। सो ये थ्योरेटिकल अप्रोचेस आपको ये बताती हैं कि कैसे फैमिली मैरिज एंड किनशिप जो है वो अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, जो कि आपके सिलेबस में गिवन है, ये तो पढ़नी ही पढ़नी है। सिलेबस का ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना जो आपको एनटी ने पूछा है और आपने नहीं किया,
ठीक है, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आता। अगर आपको लग रहा है कि पेपर में कुछ क्वेश्चन सिलेबस से बाहर थे, तो वो मोस्टली, या फिर वो आप सोचो कि 2-3 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं होंगे। वो सिर्फ लेवल को देखने के लिए आते हैं। हर टाइप का बच्चा पेपर में बैठता है, ठीक है। सो पेपर हमेशा इजी टू मॉडरेट ही रहता है एनटीए के अकॉर्डिंग। 2-3 क्वेश्चन अदर थिंकर्स हो सकते हैं, तो हमने कभी मास्टर्स में, कभी ग्रेजुएशन में पढ़े ही होते हैं, ठीक है। पर आपके ज्यादातर क्वेश्चंस आपके सिलेबस के अंदर से ही आएंगे। आप सिलेबस पे स्टिक रहना है, आपको सिलेबस की चीज को आपने फॉलो करना है, ठीक है। जेंडर रिलेशंस एंड पावर डायनेमिक्स, यूनिट 8, कैसे डायनेमिक्स बदलते हैं, जेंडर सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। फैमिली का इमर्जन कैसे होता है, फैमिली लॉज क्या है, सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस, क्राइम अगेंस्ट। जो मैं मार्क कर रही हूँ ना, इस पे क्वेश्चंस आए ही आए। आप फैमिली लॉज ले लो, उस पे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। आपके ऑनर किलिंग पे आए हुए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इस पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। सो देखो आप यूनिट 9 आपकी है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के ऊपर। ये यूनिट आपकी पेपर 1 की आईसीटी वाली यूनिट से मिलती जुलती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली करंट पार्ट फॉलो करना है ना, लाइक की पॉलिसीज हो गई, और साइबर क्राइम हो गया, करप्शन हो गया, करप्शन से रिलेटेड जो कि न्यू चेंजेस हुए वो पढ़ सकते हो। प्रिंट मीडिया क्या होता है, कम्युनिकेशन की चीजें पूछ ली, वर्चुअल कम्युनिटी पूछ लिया, ठीक है। एंड ई गवर्नेंस एंड सर्वेलेंस सोसाइटी, डिजिटल डिवाइड क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आता है। फूड टेक्नोलॉजी में हम जैसे कोई चीज प्रिजर्व करते हैं और माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है, वो आपको मैं आगे क्लास में कराऊंगी जब यूनिट 9 कराऊंगी, ठीक है। साइबर क्राइम क्या होता है, सो ये हमारी सारी क्लास में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो है ये आपको मिल जाएंगी। देखो आपकी यूनिट 9 एंड यूनिट 10, यूनिट 9 और 10, ये 2 यूनिट ऐसी हैं जो स्कैटर्ड है, आपको एक जगह से नहीं मिलेंगी। या तो आपको गूगल करना पड़ेगा, सारा दिन आप गूगल पे टाइम वेस्ट भी नहीं कर पाओगे, हमेशा गूगल सारी चीजें सही भी नहीं बताता, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर, या हम जैसे लोगों ने ही गूगल पे डाटा अपलोड किया होता है, जैसे कि विकीपीडिया से लोग हेल्प ले लेते हैं, तो विकीपीडिया भी हमेशा नहीं मानता। कुछ विकीपीडिया के क्वेश्चंस भी हैं जो कि कभी गलत भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने इस टाइम टेबल को फॉलो करना है, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि आपने पेपर 1 को कितना टाइम देना है, पेपर 2 को कितना देना है। देखो पेपर 1 एंड पेपर 2 को पढ़ने का कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल नहीं होता। मैं आपसे को 6 घंटे पढ़ लो, 10 घंटे पढ़ लो, आप पढ़ने की आपको 2-3 घंटे की आदत है तो आप उसको नहीं कर सकते। कईयों का 1-2 घंटे की पढ़ाई से भी हो गया। सो आप अपनी आदत बनाओ कि मेरे को, अगर मैं एक हफ्ते यानी 7 दिन की का टारगेट बनाया, 7 दिन में मुझे कितना पढ़ना है। सो पहले 3 दिन क्या करो, आप पेपर 1 पे दो, बाकी के 2 दिन आप पेपर 2 को दो। पेपर 2 को आपने 2 दिन इसलिए देने हैं, 2 डेज, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पेपर है, आप कर लोगे इसको इजीली, है ना। आपने मास्टर से वही पढ़ते हुए आए हो। ये आपका कॉमन पेपर है, यहाँ पे आपने 3 दिन देने हैं। एक दिन आप रखो, ये हो गए 5 दिन। एक दिन आप क्या रखो, टेस्ट के लिए, ये आपका 6ठा दिन हो गया। 7वें दिन आपने क्या करना है, एनालाइज करना है खुद को कि मैंने इतने दिन जो किया, टेस्ट में सपोज मुझे मिले 300 में से 110 नंबर, तो मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, वो ये करना है आपने एक दिन। जो कमियां हैं उसको सुधारनी है। इस टाइम टेबल को आप फॉलो करो, आप कभी फेल हो ही नहीं सकते। बाकी आपके यूनिट वाइज क्लासेस, टॉपिक्स मैं आपको कवर कराऊंगी, तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो यहाँ देखो आप, हमने क्या पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के हेल्थ सिस्टम को पढ़ा, क्राइम, साइबर क्राइम क्या होता है, फूड टेक्नोलॉजी क्या है। लास्ट यूनिट है आपकी 10th, कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशंस, जहां पे हम पढ़ते हैं कल्चर के बारे में। कल्चर आपका यूनिट 3 में भी है, ठीक है। ये यूनिट जो है आपकी यूनिट 10, ये सारी यूनिट यानी कि 1 to 10 या 1 to 9 सारे कॉन्सेप्ट्स का मिला जुला यूनिट है,
ये सारी चीजें हम पीछे पढ़ के आए हैं। साइन क्या होते हैं, सिंबल्स क्या हैं, रिचुअल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस किसे कहते हैं, मोरल इकोनॉमी क्या है, एजुकेशन पेपर 1 का पार्ट है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म क्या होता है, ठीक है, मोबिलाइजेशन क्या है, एथिक्स एंड मोरालिटी, स्पोर्ट्स एंड कल्चर पे आ जाता है हमें करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन। सो वो आपको कवर करना पड़ेगा। आप लिस्ट बनाओ स्टेट वाइज, कौन से स्टेट में कौन सा स्पोर्ट सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। एंड कल्चर यानी कल्चरल एस्पेक्ट से भी जो कल्चर सबसे ज्यादा फेमस, एक क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में, जल्लीकट्टू किस स्टेट का कल्चरल गेम है, आंध्र प्रदेश उसका आंसर है। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस इस यूनिट से आते हैं। टूरिज्म, ओके, सो ये चीजें आपको पढ़नी है आपके यूनिट 10 में। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस एनटी आपसे पूछता है। ये थिंकर्स हैं, आपको एक तरफ लिस्ट दे देंगे, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट 2। तो यहाँ पे आपको 5 थिंकर्स दे दिए जो कि आपके सिलेबस का ही पार्ट है। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमानुएल डर्कहाइम एंड क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस एंड पियरे बोर्डियू। ओके, आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है कि इन्होंने लिस्ट 2 में ये है कि कौन से कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। तो जब तक आपको थिंकर ही नहीं क्लियर, आपने थिंकर पढ़े ही नहीं, आप कैसे बताओगे कि ये कॉन्सेप्ट्स किसने दिए। सपोज ये है आपका मैक्स वेबर, ठीक है, जिन्होंने मैक्स वेबर पढ़ा है वो बता देंगे कि उन्होंने सोशल एक्शन की बात की है कि उन्होंने सोशल फैक्ट की बात की है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मैक्स वेबर ने किसकी बात की थी, सोशल एक्शन की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सोशल एक्शन। कार्ल मार्क्स ने किसकी बात की है, कार्ल मार्क्स ने बात की थी प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन, कैसे प्रिमिटिव से हम मॉडर्न हुए, ठीक है। सो ये आ जाएंगे यहाँ पे। फिर है इमानुएल डर्कहाइम, जिन्होंने सोशल फैक्ट के बारे में बात की। क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने बात की है बाइनरी ऑपोजिशन, बाइनरी रिलेशंस बताए इन्होंने, ठीक है। फिर अब क्या रहा, पियरे बोर्डियू। देखो क्लासिफिकेशन करना का इजीएस्ट पार्ट क्या होता है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। ये तो चलो जिन्होंने पढ़ा है वो उस हिसाब से कर लेंगे, जिनको 2 चीजें पता है 2 नहीं पता तो कैसे आंसर्स करना है वो भी सीख लो। देखो अगर आपको पता है कि सोशल फैक्ट के बारे में इमानुएल डर्कहाइम ने बात की थी, ठीक है, तो आप आंसर क्या कर दोगे, ये। अब इस लिस्ट में देखो क्या थर्ड का आंसर डी है, किसी में नहीं है ना। सो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा आंसर, थर्ड वाला। आंख बंद करके मार्क कर दो, जिनको पता है वो तो कर देंगे, पर कुछ चांसेस ऐसे होते हैं ना कि कुछ थिंकर पढ़े हैं कुछ क्लियर ही नहीं हुए, बहुत टाइम दिया फिर भी नहीं हुए, तो ऐसे एलिमिनेट कर लो, आपको इजी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, द शेयर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, मैंने अभी आपको कहा ना सेंसस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वो यही है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि द शेयर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इज क्लोज टू। सो अर्बन पॉपुलेशन कितनी है टोटल पॉपुलेशन में से, 31%। जिन्होंने, आप सेंसस की वेबसाइट पे भी जा सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट है मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर की ऐप है जो, वहां पे देख लो, सेंसस डाउनलोड कर लो, सारी लिस्ट आ जाएगी। फिर है द पीस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये बुक किसने लिखी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। देखो सबाल्टर्न में हार्डीमैन भी आते हैं और अंबेडकर भी आते हैं, जीएस घुरे एंड श्रीनिवास ने बात नहीं की सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव के ऊपर, बी आर अम्बेडकर इसका राइट आंसर है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात उन्होंने की। द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, मैक्स वेबर हैज पॉइंटेड आउट द इलेक्टिव एफिनिटी बिटवीन द एट्रीब्यूट्स ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। सो जो उन्होंने डिस्टिंक्शन बताया था प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये कौन से रिलीजन को बताया था, मैंने अपने लेक्चर में भी आपसे डिस्कस किया था, कैल्विन, जॉन कैल्विन जो पर्सन था उसने ये कॉन्सेप्ट दिया लोगों को, कैल्विनिज्म धर्म जो था वहां पे वो मूव करवाया, लोग किस पे आ गए, क्रिश्चियनिटी को छोड़ के
कैल्विनिज्म पे। दो ही रिलीजन थे क्रिश्चियनिटी में, कैथोलिक एंड कैल्विनिज्म। तो कैथोलिक को कैसे छोड़ा, कैल्विनिज्म को कैसे एक्सेप्ट किया, वो ही प्रोटेस्टेंट एथिक्स था। ओके, सो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैट्रिलिनियल कम्युनिटी। अब मैंने बोला ना ट्राइब्स करने ही हैं, ट्राइब्स में भी ये पता लग जाएगा कौन से यूनिलीनियल है, कौन से मैट्रिलीनियल है, ठीक है, कौन सी पैट्रीलीनियल है। तो खासीज ऑफ मेघालय, मेघालय में खासी ट्राइब है जो मैट्रिलीनियल कम्युनिटी को फॉलो करते हैं। ओके, सो आई होप सबको सिलेबस क्लियर हो गया, कौन सा हमारा फोकस पॉइंट है, कैसे स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। ठीक है, आपने क्या करना है, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, जो लोग सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, वो हमसे कंपटीशन गुरु हमारे कोचिंग सेंटर का नेम है। ये ब्रांच है सेक्टर 34A SCO 112113 चंडीगढ़ में। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लो 8284 ओके, 8284 किसी को कोई इंक्वायरी है, एडमिशन लेना है, तो प्लीज खुद को इनरोल कीजिए, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की। चाहे जिन्होंने पेपर 1 लेना है, पेपर 2 लेना है, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो। स्टडी मटेरियल में आपको बुक्स प्रोवाइड होती हैं हमारी तरफ से, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको गिवन होंगे, और आप आफ्टर द क्लास डाउट्स भी पूछ सकते हो। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होती हैं और सैटरडे आपका टेस्ट होगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। जितने भी यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो लेक्चर आपको पसंद आता है उसको लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।